लेक्चर नंबर 37। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। क्वेश्चंस हमने सारे कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे। एमसीक्यूज आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं हमने, और इसके साथ ही आज आपको असेसमेंट टेस्ट 1 भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसकी डिस्कशन हम कल के लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। जो रिजल्ट है उसकी बेस पे एप्रिसिएशन के लिए जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो डाउन से चलते हैं। 10th पोजीशन पे हैं शहरोज हमीद 17351 है क्लास में नहीं आए, चले अच्छी बात है। 9th पोजीशन पे है एहतशामुल हक। शाबाश, ये एहतशाम भाई को प्राइज दीजिए, शाबाश। 8th पोजीशन पे हैं 18538 हमाद अकरम, शाबाश। 7th पे है 16777 शाबाश। 6th पोजीशन पे हैं 18560 5th पोजीशन पे हैं 17664 शाबाश। 4th पोजीशन पे है 19761 शाबाश। 3rd पोजीशन पे है 19987 सेकंड पोजीशन पे है 15547 अब्दुल्ला इजाज, शाबाश। और फर्स्ट पोजीशन पे है 14916 अली असवद, शाबाश। ये दीजिए जी, ये थे हमारा टॉपर्स हमारी क्लास के। अब आज के एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए ना आपने? चलिए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पॉज कीजिएगा थोड़ी देर के लिए जी। एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में एमसीक्यू, और आपको पता है एमसीक्यू से हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट व्हेन। म्यूचुअल एग्रीमेंट से क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है? बिल्कुल होता है। आपको याद है कौन कौन से उसमें टाइप्स हमने डिस्कस की थी थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट? कौन कौन सी थी? नोवेशन, मटेरियल नोवेशन, अल्टरेशन, रिसीजन, वेवर, रिमिशन और रिफ्यूजल आने का। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट व्हेन ए ऑप्शन चेंज इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। नहीं, विदाउट फ्री कंसेंट अगर करेंगे तो वो वैलिड, बिल्कुल चेंज नहीं, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में नहीं आता। बी चेंज इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय वन ऑफ द पार्टीज। नहीं, अगर कोई एक पार्टी चेंज करे, दूसरी पार्टी की ऑथराइजेशन ना हो, अप्रूवल ना हो, वो म्यूचुअल नहीं होते। ठीक है, वो मटेरियल अल्टरेशन, उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कह सकते हैं, वो म्यूचुअल नहीं है। सी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ओल्ड वन। नहीं, इसमें किसमें पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और नया आ रहा है? क्योंकि इसमें ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड, यानी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो इसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, कौन कर रहा है? न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, पुराना जा रहा है। इस लाइन का मतलब क्या भला कि नया कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है और पुराना आ रहा है? नहीं, ये तो इलॉजिकल है ना। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दिया था? नोवेशन का नाम दिया था इसको, याद है म्यूचुअल एग्रीमेंट में। 1 क्लियर। सेकंड, Mr. A agreed to supply 100 tons of iron ore to Mr. B on 1st January. On the due date of supply, he took stipulated quantity of iron ore to Mr. B's residence at 12 AM. 12 AM क्या है? एक डिस्कशन थी। रात के 12 के दोपहर के? रात के 12, दोपहर के 12 12 PM होता है। और कहाँ लेके गया? उसके घर में। ठीक है, अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, टाइम एंड प्लेस, तो उसे क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। और रीजनेबल से क्या मुराद है? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स और बिजनेस प्लेस। This is the case of attempted performance. This offer of performance or attempted performance is valid or invalid? Invalid है। अब इसका मतलब हमने invalid के ऑप्शन में से ढूंढना है। Because the place and time of supply is not reasonable, या invalid because time of supply is not reasonable, place भी not reasonable है। क्योंकि असल में इसको चाहिए था, अगर टाइम एंड प्लेस मेंशन नहीं है, प्रोमिसर को चाहिए टाइम तो रीजनेबल होना चाहिए। प्लेस के बारे में प्रोमिसर अप्लाई करता है, पूछता है, और प्रोमिसर की जिम्मेदारी है कि वो रीजनेबल प्लेस उसे बताए। यहां पे उसने पूछे बगैर उसके घर में ले गया सप्लाई, तो वो रीजनेबल प्लेस नहीं है। यहां पे दोनों गलत है, टाइम भी रीजनेबल नहीं और प्लेस भी। तो इसका मतलब है जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। चूज करना है कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इनवैलिड है, टाइम भी अप्रोप्रिएट नहीं, प्लेस भी अप्रोप्रिएट नहीं। सेकंड क्लियर। थर्ड, rescission occurs under which circumstances?
अच्छा, रिसीजन दो तरह की होती है। एक तो ये होता है कि जब फ्री कंसेंट ना हो और एक पार्टी उसको रिसेंड कर ले, वो होती है बाय सिंगल पार्टी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में सिंगल पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट को उससे भी रिसीजन कहते हैं या रिसेंड करना कहते हैं। और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या होता है, दोनों पार्टीज आपस में बैठ के डिसाइड कर लेती है कि अब हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है, इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है किसी भी वजह से, तो वो भी रिसीजन है। अब यहाँ पे कौन सी बात कर रहा है, रिसीजन अकर्स अंडर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। हाँ, म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी होती है। फिर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इलीगल, नहीं, उसमें रिसीजन नहीं होती, वो तो सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी है। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड बाय बोथ पार्टीज, वो तो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। और वेयर लॉ डिक्लेयर्स इट एज वॉइड, नहीं, ये भी गलत है। जब लॉ वाइड डिक्लेयर कर देता है वो भी सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी में आता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इन चारों में से ए ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि सिंगल पार्टी भी रिसेंड कर सकते हैं, लेकिन उसने उस ऑप्शन को डिस्कस ही नहीं किया, तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस बाय प्रोमिसी इज वैलिड, और इसको नाम क्या देते थे, रिमिशन। रिमिशन, शाबाश। फिफ्थ, मिस्टर एक्स बोरो सम ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन प्रोमिसरी नोट। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसका बेसिक कंसेप्ट भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिकली लोगों का आपस में लेन देन चलता रहता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग एक दूसरे से उधार लेते हैं, और प्रैक्टिस में भी आपको पता है कि लोग एक दूसरे से उधार पैसे भी लेते हैं और सामान भी लेते हैं। लेकिन जबानी कलामी नहीं लोग एक दूसरे को उधार देते हैं, चाहे गुड्स हो चाहे कैश हो, जबानी कलामी कोई लिखत पढ़त होती है। वो कागज जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो दूसरी पार्टी को पे करेगी पैसे, या वो उन्हें कहती है कि जी मैं आपका दिन आज जब कहे मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं, कुछ अरसे के बाद या फौरी तौर पे, वो कागज जिसके ऊपर लिखा जाता है उसे तीन नाम दिए जाते हैं, उसे बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। वो तीन तरह का हो सकता है, तीन तरह का, एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक। चेक से तो आप वाकिफ होंगे ना, प्रैक्टिकली क्या होता है। ये भाईजान अगर मेरे से कहें सर 10,000 रुपया मुझे उधार चाहिए, मैं कहता कब वापस करो, एक महीने बाद, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन्हें 10,000 रुपया दे दूंगा, लेकिन इनसे कहूंगा भाई सबूत के तौर पे ऐसा करो कि मुझे एक चेक लिख दो मेरे नाम का, ताकि बाद में मैं वो चेक डिपॉजिट करवा के पैसे निकलवा सकूं, और अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकूं। तो वो डॉक्यूमेंट जो होती है तीन तरह की, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। आपने शायद चेक का ज्यादा नाम सुना होगा, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का नहीं सुना। तो फिलहाल ये कंसेप्ट ध्यान में रखें, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज भी चेक की तरह डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन ये पहले से प्री प्रिंटेड नहीं होते। चेक तो पहले से प्री प्रिंटेड होता है ना, ये डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ पैसे अदा करने की पाबंद होती है। तो एक्स ने उधार लिया 10,000 रुपए मिस्टर वाई से और प्रोमिसरी नोट लिख के दिया 6 मंथ का, यानी इसका मतलब है 6 महीने बाद पेमेंट होगी। On the due date, Mr. X is unable to pay and makes out another promissory note along with the amount of interest. ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए और उसने एक और प्रोमिसरी नोट लिख दिया कि पहले वाला प्रोमिसरी नोट खत्म, पहले वाला प्रोमिसरी नोट था 10,000 का, अब उसने कहा 10,000 प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट भी डाल दो, 10,500 का प्रोमिसरी नोट दे दिया। पुराने वाला खत्म प्रोमिसरी नोट, नए वाला प्रोमिसरी नोट आ गया। फिर कह रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोमिसरी नोट इज टर्मिनेटेड एंड नाउ हाउ मच मिस्टर एक्स अमाउंट इज लायबल टू पे टू मिस्टर वाई। अब मिस्टर एक्स ने कितने पैसे मिस्टर वाई को पे करना, क्या 10,000 पे करना है, क्या जो इंटरेस्ट था वो पे करना है, दोनों अमाउंट्स पे करनी है। और ये क्या है, नोवेशन या अल्टरेशन, नोवेशन है, क्योंकि ये पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही एडिशन चेंज नहीं किया जा रहा, बल्कि नया प्रोमिसरी नोट बनाया जा रहा है। इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी नोवेशन और 10,000 प्लस इंटरेस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये लिख लीजिए साथ में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। इस क्वेश्चन से हमें ये एडिशनल कंसेप्ट भी मिला, बोनस कंसेप्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रोमिसरी नोट प्लस बिल ऑफ एक्सचेंज प्लस चेक, और इन तीनों का मतलब ये होता है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पैसे अदा करने हैं, पेमेंट करने हैं। फिफ्थ में कोई प्रॉब्लम? चलिए जी आगे चलें। 6, रिमिशन मीन्स giving up some rights in favor of promisor, acceptance of a lesser performance than due in contract, avoidance of contract by one party, avoidance of contract by both the parties। क्या बी? बिल्कुल, acceptance of lesser performance को हम कहते हैं ये है remission, यानी लेस अमाउंट को एक्सेप्ट करना, कुछ अमाउंट रिसीव कर ले, एक्सेप्ट करना, कुछ छोड़ देना, और अगर सारी की सारी अमाउंट छोड़ दें वो फेवर में आ जाता है। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी। 7, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। कब? अच्छा, इसके ऊपर मैं चाह रहा हूं जरा आप गौर से देखें। वैसे तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस एग्जैक्टली इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकती, एग्जैक्टली इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिलीवरी दी गई है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में कोशिश की गई है, लेकिन उस दूसरे बंदे ने डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की।
लेकिन यहां पे उसका इक्वल कहने का मकसद क्या है? लीगल इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी। तीन तरह का टेंडर हो सकता है, गुड्स, सर्विसेज, मनी। इनकी दुकान पे मैं चीनी लेके गया, इन्होंने कहा मैंने एक्सेप्ट नहीं करनी, टेंडर ऑफ गुड। सिंगर थिएटर में सिंगिंग करने के लिए आए और थिएटर के मालिक ने कहा कि आपने अब सिंगिंग नहीं करनी, टेंडर ऑफ सर्विसेज। और अगर पेमेंट करने के लिए कोई पर्सन आए और पेमेंट रिसीव ना की जाए, टेंडर ऑफ मनी। किस में टेंडर ऑफ, किस में अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्चुअल परफॉर्मेंस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? गुड्स में, सर्विसेज में, मनी में, या गुड्स या सर्विसेज दोनों में? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है सिर्फ गुड्स में? कितनों का ख्याल है गुड एंड सर्विसेज दोनों में? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में, और मनी में नहीं है। हमने स्टडी किया था, अगर गुड्स एंड सर्विसेज दो ऑफर की जाए और रिफ्यूज कर दे, प्रोमिसर लायबल नहीं, उसकी लायबिलिटी खत्म होगी, प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। लेकिन अगर टेंडर ऑफ मनी हो, उसमें वो स्टिल लायबल होता है, सिर्फ इंटरेस्ट पे नहीं का। इसका मतलब है उसमें उसने दोबारा डिलीवर करनी है, टेंडर ऑफ मनी को दोबारा डिलीवर करना है, लेकिन टेंडर ऑफ गुड या सर्विसेज को दोबारा डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं लीगल इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस सेम है? किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज के केस में। तो पहला ए, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, गलत। इन अदर केसेस एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ मनी। अच्छा, अदर केसेस एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ मनी कौन कौन से केसेस है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, ये ठीक लग रहा है। सी, इन केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली। अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स में भी तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इक्वली होती है लीगल इफेक्ट, लेकिन इसमें हाँ उसने गुड्स ओनली का है। इसमें दो केसेस में ऐसे होता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्चुअल। सी में एक का जिक्र कर रहा है, बी में दोनों का जिक्र कर रहा है। जब एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ मनी कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? पेमेंट ऑफ मनी के अलावा जितने भी केसेस हैं वो सारे, और बाकी केसेस कितने हैं? दो, गुड्स का, सर्विसेज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी ऑप्शन मोर कंप्रीहेंसिव है सी की निस्बत? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। ए, पेमेंट ऑफ मनी में तो अटेम्प्टेड और इक्वल सेम नहीं। पेमेंट ऑफ मनी तो अगर आप किसी को पैसे पे करते हैं और वो एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है, अभी भी आपकी लायबिलिटी है कि आपने उसे दोबारा पे करना है, आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट आगे चलें जी जी। नहीं, वो इन केस ऑफ गुड्स भी उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, इन केस ऑफ सर्विसेज भी हो गई, इन केस ऑफ मनी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं, क्योंकि अगर आपने पैसे किसी को डिलीवर नहीं किए ना तो आपकी लायबिलिटी स्टिल रहती है, हम लायबल हैं उसको अमाउंट दोबारा डिलीवर करने के लिए। गुड्स एंड मनी के केस में अमाउंट जो गुड्स या सर्विसेज है वो दोबारा डिलीवर करने के लिए लायबल नहीं है, इसीलिए उसने कहा कि अटेम्प्टेड इज इक्वल टू एक्चुअल, क्योंकि गुड्स एंड मनी के केस में हम दोबारा डिलीवर नहीं करते गुड्स या सर्विसेज। मिस्टर 8 मिस्टर ए एंटर टू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर बी फॉर सेलिंग 100 टन्स ऑफ व्हीट एट स्पेसिफाइड प्राइस टू हिम ऑन 15th March. But before the due date of delivery, the President of Pakistan has passed an ordinance debarring the individuals from supplying more than 5 tons of wheat. State the legal position of contract between Mr. A and Mr. B. गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अच्छा, मुझे बताइए क्या 100 टन का पूरा एग्रीमेंट खत्म हो गया? क्या वो 5 टन तक की सप्लाई कर सकते? पूरा एग्रीमेंट खत्म हो गया। अगर ये एग्रीमेंट 1 टन 2 3 4 5 टन तक होता ना तो फिर वैलिड था। ये डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। अब एक बंदे ने अगर 100 टन का ऑर्डर दिया है, एक बंदे ने कहा जी 100 मेहमानों का खाना पहुंचाओ, आपने कहा गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया 100 का नहीं 5 का लेके आ रहा हूं, वो कहेगा भाई 5 का इधर लदर लाइफ में हम कुछ और प्रोग्राम कर लेते हैं बजाय 5 पीस नहीं। तो यहाँ पे याद रखिए 5 टन तक के जो एग्रीमेंट थे वो वैलिड है, और 5 टन से ऊपर जो एग्रीमेंट थे वो टोटल वाइड है, क्योंकि आप दूसरी पार्टी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो 100 टन का ऑर्डर दिया है, 100 टन का तय हुआ था और आप उसको 5 टन की डिलीवरी कर रहे हैं। A, the contract between Mr. A and B comes to an end because its performance has become unlawful. Correct? Unlawful है, supervening impossibility. B, contract between Mr. A and Mr. B comes to an end because subject matter of the contract is destroyed. नहीं कहाँ कह रहा है B destroy हो गया? B destroy तो नहीं हुआ। C, contract between Mr. A and Mr. B comes to an end because of the personal incapacity of the party. Personal incapacity किसको याद है? Doctrine of frustration आप कहते हैं सर, ये क्या है? वो है personal incapacity। जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो और पर्सनल इनकैपेसिटी क्रिएट हो जाए उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। डी, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कम्स टू एन एंड बिकॉज़ सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग्स गेट्स चेंज्ड। नहीं, ये आपको याद है वो लास्ट एग्जांपल थी, सर्टेन थिंग्स जो नेसेसरी होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर वो एग्जिस्ट ना करें तो वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन यहाँ पे तो इस्लामाबाद वाली एग्जांपल,
लेकिन यहां पे तो वो सिचुएशन नहीं है। डी ऑप्शन भी गलत। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए। आगे चले 9। कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ, किस केस में कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने बताना है इसमें कौन सा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं है। चेंज इन लॉ है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में, डेथ ऑफ प्रॉमिसर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी रिलाइड अपॉन बाय प्रॉमिसर, ये नहीं है, बल्कि ये तो उसने दूसरी लिस्ट में बताया था, इसकी वजह से सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी। डी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स एसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें सी ऑप्शन हुई करेक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। 10 सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मींस सब्सिक्वेंट इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी नहीं, इररेलेवेंट और रिलेवेंट ये उसने वैसे ही खाना पूरी की है। हाँ, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ये कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है रेलेवेंट इररेलेवेंट पूरे लॉ में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलो पास कीजिएगा। 11 अब्दुल्ला एग्री टू सप्लाई रॉ मटेरियल वर्थ ₹10,000 टू मुकेश ऑन क्रेडिट ऑन 10 जनवरी 2015। द पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज नॉट बीन फिक्स्ड। अच्छा, अगर कोई ड्यू डेट किसी डेट में एग्री नहीं ना की गई तो लॉ ये रूल बताता है वो इमीडिएटली पेबल है। अगर आप टाइम डिसाइड नहीं करते ना, मैंने इनको 10,000 रुपए उधार दिए, ये एग्री नहीं हुआ कि किस वक्त पे किया जाएगा, तो लॉ इसके बारे में टर्म यूज करता है कि ये ऑन डिमांड पेबल है, यानी जिस दिन भी मैंने कह दिया ये इमीडिएटली पेबल है, ये आज भी मैं इनसे पैसे ले सकता हूं। तो अगर हाँ जी, अगर ये लिखा गया होता कि पीरियड है 1 ईयर, पीरियड है 2 ईयर, तो फिर ये 1 ईयर या 2 ईयर के बाद पेबल होता, उससे पहले मैं खुद भी इनसे चाहता तो पैसे वापस क्लेम नहीं कर सकता था। यहाँ पे पीरियड फिक्स नहीं हुआ, इसका मतलब है वो इमीडिएटली पेबल है। नाउ ऑन 10 जनवरी, यानी किसी भी वक्त जिस बंदे ने पैसे दिया है वो किसी भी वक्त क्लेम कर सकते हैं। नाउ ऑन 10 जनवरी 2020 अब्दुल्ला इज क्लेमिंग हिज अमाउंट, कितने साल के बाद? 5 साल के बाद अब्दुल्ला अमाउंट क्लेम कर रहा है। आफ्टर कांस्टेंट डिनायल फ्रॉम मुकेश, अब्दुल्ला इज प्लानिंग टू फाइल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ हिज अमाउंट। इज द सूट मेंटेनेबल? क्यों? टाइम लिमिटेशन, टाइम बार, ये टाइम बार डेट हो गया 3 साल के बाद, अब तो 5 साल गुजर चुके हैं। अब्दुल्ला इज लीगली एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट एज इट इज हिज लीगल राइट? नो। Abdullah is not legally entitled to recover the amount due to the incapacity of Mukesh. Incapacity की उसने कोई बात ही नहीं की। See, Abdullah is not legally entitled to recover the amount because the contract has become time barred. ये time barred हो चुका है, ये अब रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ आपको याद है एग्रीमेंट, अगर मुकेश वादा करे कि मैं पे कर दूंगा फिर रिकवर हो सकता है, ये उसकी कंडीशन थी, याद है? एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन में हमने एक्सेप्शन में स्टडी किया था। C correct. D Abdullah is legally entitled to recover the amount because he has given the credit for lawful purpose. C ऑप्शन करेक्ट है, वो रिकवर नहीं करवा सकता, टाइम बार हो चुका है। 12 Which of the following statement is true? Partial impossibility does not invalidate a contract. बाकी स्टूडेंट्स को भी सोचने दे मेरे भाई, कि आपको निशाने हैदर मिलना है जल्दी बताने पे। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट इनवैलिडेट ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड करती है? नहीं, हमने पढ़ा था पार्शियल, वो याद है केस पढ़ा था, वो हमने बोर्ड बुक करवाई थी 2 पर्पस के लिए, एक फुलफिल नहीं हो रहा था और दूसरा हो रहा था, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था इनवैलिड? वैलिड। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड नहीं कर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट, लेकिन बाकी के स्टेटमेंट भी स्टडी करते हैं, वो क्यों करते हैं? इम्पॉसिबिलिटीज ड्यू टू कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी विल डिस्चार्ज ए कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी की इनकैपेसिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने एग्जांपल में बताया हुआ कि जब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सी कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी इफेक्ट्स वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी से क्या मुराद है? कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हो रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करते, ये भी गलत है। डी डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इज ए वैलिड ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये भी रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढ रही थी, करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ए। 13 Hanzala hired a room in some hotel of Lahore to witness PSL final match on 22nd March. But due to the emergency declared by government in the wake of pandemic coronavirus, the match was cancelled. Examine the legality of this contract. जी अब बताइए, रूम बुक करवाया, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, क्या अब हंजला ने रूम रेंट पे करना है? अच्छा, पहले तो ये इस चीज पे डिपेंड करेगा क्या होटल वाले को पर्पस बताया गया था? क्वेश्चन में उसने कहा है, उसने पर्पस बताया। अच्छा, उसने पर्पस बताया, ये नहीं बताया कि होटल वाले को पर्पस बता रहा है क्या हमें? तो हम अगर तो पर्पस नहीं होटल वाले को बताया था फिर ये वैलिड है, अगर पर्पस बताया था फिर ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वाइड। ऑप्शन स्टडी करते हैं। हंजला इज लायबल टू पे द रेंट टू द होटल, हंजला इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग रेंट टू द होटल, हंजला इज लायबल टू पे द रेंट अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं। हंजला इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम ऑब्लिगेशन ड्यू टू पर्सनल इनकैपेसिटी, पर्सनल इनकैपेसिटी भी नहीं। ए और बी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, डिपेंड करता है होटल वाले को बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, तो यहां पे मेरा ख्याल है चूंकि उसने वो आगे रीजंस बता रहा है,
हमें बता रहा है तो प्रोबेबली इसका मतलब यह है कि उसने होटल वाले को भी कम्युनिकेट किया होगा। हाँ जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में वैसे उसे बताना क्लियर करना चाहिए था कि होटल वाले को ये रीजन कम्युनिकेट किया है कि नहीं, लेकिन चूंकि डिस्क्राइब कर रहा है तो इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली उसने होटल वाले को भी कम्युनिकेट किया होगा। 14 मिस्टर वाई ड्रॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक टाइप। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टोटल कितनी टाइप्स? 3। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। शाबाश। मिस्टर वाई ड्रॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मिस्टर जेड फॉर ₹10,000। मिस्टर जेड एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न इट बैक टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई हु एज ए ड्रॉर मेक्स चेंजेस इन। अच्छा, यहां तक आपको कुछ समझ नहीं आई होगी हो क्या रहा है, कौन ड्रॉ का मतलब क्या होता है, साइन क्यों है, चेक वापस क्यों कर रहा है, ये कुछ समझ नहीं आई, इसको छोड़ दे। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखें कि ये एक एग्रीमेंट था, डेट को पे कर उधार लिया था किसी बंदे ने 10,000 का, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा और वादा किया कि वो पेमेंट करेगा। और फिर क्या किया? वाई हु एज ए ड्रॉर मेक्स चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ दैट बिल एंड रेजेस इट टू ₹20,000। वो चेंज करके अमाउंट इसकी 20,000 कर रहा है। कैन मिस्टर वाई क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम मिस्टर जेड? अभी जब बताइए, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल अल्टरेशन हो जाए तो क्या मटेरियल अल्टर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल होता है? ओरिजिनल इन्फोर्सेबल होता है? ओरिजिनल भी इन्फोर्सेबल नहीं होता। जब आप अल्टरेशन कर लें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, डिस्चार्ज हो जाता है, लायबिलिटीज खत्म, ओरिजिनल भी इन्फोर्सेबल नहीं। अब वो ना तो 20,000 तो रिकवर करवा नहीं सकता ना, वो तो झूठ। वो 10,000 जो पहले रिकवर करवा सकता था, अब इसकी बेस पे वो भी नहीं करवा सकता, ये बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। क्या कह रहा है? कैन मिस्टर वाई क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम मिस्टर जी? यस, नहीं, नो नो। इसका मतलब हमने नो में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। नो, ही कैन नॉट क्लेम द अमाउंट एज देयर वाज मटेरियल अल्टरेशन। और लास्ट है नो, ही कैन नॉट क्लेम अमाउंट एज देयर वाज लैप्स ऑफ टाइम। कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? सी, मटेरियल अल्टरेशन। ये आपको एएफसी में सिखाते हैं, ये चार्ली, ये बीटा, ये अल्फा, ये डेल्टा, ये कौन सिखाता है? कौन टीचर? मैथ में? अच्छा, चलो ठीक है। नहीं, शायद बाजू का ना बी और डी में बोलने में भी सिमिलरिटी आ जाती है, साउंड मिलता जुलता, शायद इस वजह से वो भी डाटा करते होंगे। ठीक है, हमारे भी सोल्यूशन में एक जगह पे गलती है, मुझे याद करवाइएगा, वो बी और डी। हाँ जी, वो सर में आई कैप के टेक्स्ट में भी गलती है, मैं करेक्ट करवा दूंगा आपको। वो बी और डी की वजह से ही है, वो शायद किसी ने बी लिखा होगा, उसे जब रिव्यू कर रहा होगा उसे लगा होगा डी लिखा हुआ है। 15 परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑफ 2 टाइप्स, ए लीगल परफॉर्मेंस एंड इलीगल परफॉर्मेंस। अच्छा, कौन सी 2 टाइप्स हो सकते हैं? एक्चुअल और अटेम्प्टेड, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एंड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा सॉरी, ये दोनों एक ही चीज है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ये एक ही टाइप के दो नाम, 2 टाइप्स नहीं है। डी एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ये करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 16, the main objective of awarding damages is to compensate monetary losses of aggrieved party या to punish the party responsible for breach of contract? compensate, ठीक है, नहीं पनिश करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ना, ठीक है, सिर्फ कंपनसेट। इसलिए हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं हम ये देखते हैं कि उस एग्रीड पार्टी का नुकसान कितना हुआ और जो उसका नुकसान होता है उसको कंपनसेट करते हैं, याद है ना वो। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते चलते हैं। अगर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस का एग्रीमेंट किया, गुड्स परचेज करने का एग्रीमेंट, ड्यू डेट पे उस पार्टी ने हमें गुड सप्लाई नहीं की, कितना डैमेजेस क्लेम करते हैं? ऑर्डिनरी, यानी मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क। और अगर फर्ज कीजिए मार्केट प्राइस नहीं है, क्वेश्चन में उसने मार्केट प्राइस नहीं दी हुई और कह रहा है गुड्स का एग्रीमेंट हुआ था और वो उसने डिलीवर नहीं की, फिर उसकी वजह से जो हमें लॉस हुआ। अच्छा, कौन सा लॉस? जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ, जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट डिस्टर्ब हुए हैं, वो स्पेशल डैमेज वो क्लेम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया हो। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए एक पुर्जे की वजह से मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, ठीक है, तो क्या मैं अब वो उसने क्वेश्चन में मार्केट प्राइस नहीं बताई हुई, सिर्फ ये बताया कि आपने पुर्जा ऑर्डर किया था, उस बंदे ने सप्लाई नहीं किया, फैक्ट्री 2 दिन बंद रही। मार्केट प्राइस तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क। क्यों? क्वेश्चन में उसने मार्केट के बारे में बताया नहीं प्राइस क्या है, तो मैं क्या क्लेम करूंगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। शाबाश, लॉस ऑफ प्रॉफिट। चले आगे चलते, एक क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन होगी, उसमें थोड़ा मेरा इख्तलाफ है आई कैप के साथ, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप क्या समझते हैं, आप किसकी साइड में? नहीं, पहले आर्गुमेंट की बेस पे बात होगी। तो इसमें क्लियर होगा ये बी ऑप्शन हमारी, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट है, मॉनिटरी लॉस ऑफ एग्रीड पार्टी कंपनसेट करना होता है टू ऑनर द पिटीशन ऑफ एग्रीड पार्टी या टू पुट एग्रीड पार्टी इन ए बेटर पोजीशन। नहीं, अच्छा ये भी एक लॉ का रूल है कि टू कंपनसेट मॉनिटरी लॉस ऑफ एग्रीड पार्टी, और ये डी में अगर एक दफा चेंज किया जाता है ना इन सेम पोजीशन,
तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। लॉ ये कहता है कंपनसेशन का ऑब्जेक्टिव है कि जो एग्रीड पार्टी है ना उसे हमने उसी पोजीशन पे रखना है जो उस वक्त होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा, अब मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया 10 रुपए की चीज खरीदने का, बाद में वो चीज की कीमत 12 रुपए हो गई, इन्होंने मुझे डिलीवर नहीं किया। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते तो मेरे पास ऐसी चीज होती जिसकी मार्केट वैल्यू 12 रुपए और मैंने 10 रुपए में खरीदी, यानी 2 रुपए का फायदा होता। अगर इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, लॉ मुझे सेम पोजीशन में रखेगा, कैलकुलेशन ऐसे करेगा कि मैं सेम पोजीशन में जाऊं अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता, यानी 2 रुपए का बेनिफिट हो मुझे। तो लॉ क्या कहता है, इसे कहता है 2 रुपए लेके आओ। अगर ये मुझे 2 रुपए दे दे तो भी वही सिचुएशन है जो उस सूरत में होती जब 10 रुपए वाली चीज मुझे 12 रुपए में, 12 रुपए वाली चीज मुझे 10 रुपए में मिल जाते। नहीं, मार्केट प्राइस, मैं कह रहा हूं कि मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क जो है वो मिलेगा। इसको छोड़ दीजिए, मैंने बोंगी मार दी, मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, माजरत। ये समझ आ गया आपको? टू कंपनसेट मॉनेटरी लॉस ऑफ एग्रीड पार्टी, ए ऑप्शन करेक्ट है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि डी क्यों गलत है, जिसकी जरूरत नहीं थी, छोड़ दें। 17 इन ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जनरल रूल फॉर मेजरिंग डैमेजेस इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और का डिफरेंस। पहली ऑप्शन ही वही है, बाकी उसने बिला वजह पता नहीं कौन कौन सी प्राइस, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। ए ऑप्शन करेक्ट। पढ़ा हुआ ना रूल। 18 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन प्रोमिसर डज नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस। हाँ, तो फौरन टिक कर दूं, जब ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव हो। हमने सारी ऑप्शंस को पढ़ के डिसीजन करना होता है। प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, प्रोमिसर डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रॉमिस, ये भी ठीक है। पेंटर को कहा तस्वीर बना दो, उसने एग्रीमेंट करने का अपने हाथ ही काट दिए। प्रोमिसर डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रॉमिस, तो इससे भी कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, डी ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? ये 19 को क्रॉस कर दे, 19 नहीं करने। 20 इन केस ऑफ फिक्स्ड डैमेज प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो सकता है कि फिक्स डैमेजेस यानी अमाउंट स्पेसिफाई कर दी जाए कि किसी पार्टी ने अगर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो दूसरी पार्टी को 10 लाख रुपए अमाउंट स्पेसिफाई कर दी जाए। ये नहीं लिखा हुआ कि एक पार्टी ने ब्रीच किया तो दूसरी पार्टी डैमेजेस पे करेगी, एक पार्टी ने ब्रीच किया तो दूसरी पार्टी उसका नुकसान भरेगी, ये नहीं लिखा हुआ, अमाउंट लिख दी गई। तो वो क्या पेनल्टी, लॉ क्या कहता है, स्टेटेड अमाउंट को पे करवाता है। रीजनेबल ना, रीजनेबल नहीं, रीजनेबल अप टू मैक्सिमम ऑफ स्टेटेड अमाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड प्रोवाइडेड डैमेजेस फॉर एक्चुअल लॉस विल बी अवॉइडेड। किसी हद तक ठीक है, लेकिन पूरी बात नहीं है। हम आगे स्टडी करेंगे, अगर पूरी बात मिल गई तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वरना इसको आगे टिक कर लेंगे। डैमेजेस फॉर एक्चुअल लॉस टू द मैक्सिमम ऑफ अमाउंट फिक्स्ड विल बी अवॉइडेड, ये ऑप्शन ठीक है। अभी अमाउंट ऑफ डैमेजेस एज फिक्स्ड विल बी अवॉइडेड, नहीं वो तो पेनल्टी होती है, उसको तो लाना। हाँ, अगर वो रीजनेबल है फिर ठीक है, वरना हमारा रूल क्या है, एक्चुअल लॉस अप टू मैक्सिमम ऑफ फिक्स्ड। नन ऑफ दीज आर एप्लीकेबल, नहीं, बी वाली करेक्ट है। डैमेजेस फॉर एक्चुअल लॉस तो है अप टू मैक्सिमम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। 21, अच्छा 21 को ध्यान से पढ़िएगा, इस पे कंफ्लिक्ट है, ठीक है। शायद मैं गलत हूं, आप में से कोई स्टूडेंट कोई पॉइंट ऐसा बता दे कि मुझे क्लिक कर दे। मिस्टर बी एग्रीड टू सप्लाई स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन टू मिस्टर ए ऑन 5 सितंबर एट पर्टिकुलर प्राइस, कोई भी प्राइस उन्होंने डिसाइड कर ली होगी। मिस्टर बी फेल्स टू डिलीवर स्पेयर पार्ट्स ऑन ड्यू डेट पे स्पेयर पार्ट नहीं दिया। देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिस सप्लाई करना था नहीं सप्लाई किया। एंड मिस्टर ए फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट मिस्टर बी फॉर द कंपनसेशन ऑफ लॉस, उसका राइट है। मिस्टर ए क्लेम दैट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स द मशीन कुड नॉट फंक्शन, जाहिर है स्पेयर पार्ट्स के बगैर तो उसने काम नहीं करना था। अब इससे क्या हुआ, सो मिस्टर ए क्लेम्ड 3 चीजें। 1 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, कि 2 दिन मशीन नहीं चली, तो आपको पता है हर गुजरते दिन के साथ काउंटिंग में आप पढ़ते होंगे एनुअल डेप्रिसिएशन होती है, तो वो साल की होती है। डेली बेसिस पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने डेप्रिसिएशन क्लेम की कि मेरी मशीन फारक बढ़ी रही और उसकी वजह से डेप्रिशिएट हुई 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन थे। फिक्स एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, उसके ऊपर जो वर्कर काम कर रहा था उसको मैं तनख्वाह देता हूं, अब मशीन बंद पड़ी हुई है, वर्कर भी फारक बैठा हुआ है, मुझे उसको तनख्वाह देना पड़ी, ये भी जाया हो गया, कोई प्रोडक्शन नहीं हुई। और लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नॉन फंक्शन ऑफ मशीन, कि अगर वो चल रही होती और उसमें से जो प्रोडक्ट निकलती उसको हम सेल करते तो जो प्रॉफिट होता वो हमें मिलता। 3 चीजें क्लियर होगी। अच्छा, इसमें अगर उस स्पेयर पार्ट की मार्केट प्राइस दे देता ना, हम सबकी जिंदगी आसान हो जाती
हम कहते हैं मार्केट प्राइस के साथ जो फर्क है, हम चलो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्री उससे नहीं उठाते सामान स्पेयर पार्ट, किसी दूसरे से उठा लेते हैं, चाहे हाई प्राइस क्यों ना हो। बाद में जो हाई प्राइस हमें पे करना पड़ी होगी डिफरेंस, वो उस बंदे से डैमेजेस के तौर पे ले लेंगे। जिंदगी होती है आसानी सूरत में। क्या मार्केट प्राइस उसने बताई है? इसका मतलब है शायद वो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती, वो कोई खास, इन्हीं से हमने मशीन खरीदी होगी और इन्हीं का प्रॉफिट होगा उसके अंदर। अब हमने वो एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं जो डायरेक्टली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। आप में से कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि पहला डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ये उस पुर्जा सप्लाई ना होने की वजह से मशीन रुकी है और डेप्रिसिएशन क्लेम हो सकती है? क्या डेप्रिसिएशन एक्चुअल लॉस है कि नहीं, या रीजनेबल लॉस जो इस ब्रीच की वजह से हुआ? हाँ, इसमें मिस्टर, इसमें कह रहे हैं सर, इसमें क्या ये एज्यूम कर रहे हैं कि मिस्टर बी को पता है कि अगर मैंने स्पेयर पार्ट सप्लाई ना किए तो उनकी मशीन, वो हाँ बिल्कुल जाहिर है उसको स्पेयर पार्ट्स हमने मंगवाए तो इसी वजह से उसे मंगवाए ना कि मशीन नहीं चल रही सर, स्पेयर पार्ट्स लेके हैं। ठीक है, तो अब बताइए क्या डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि मिस्टर बी के स्पेयर पार्ट सप्लाई ना करने की वजह से बेयर करना पड़ा? हाँ, वैसे भी बंद रहती है डेप्रिसिएशन, लेकिन उस सूरत में प्रोडक्शन होती और उससे फायदा होता, उससे फायदा होता। देखें इसको क्लियर करें सैलरी की एग्जांपल के साथ। अगर एक बंदा, फर्ज कीजिए आप ये कहते हैं एक बंदा, सर अगर वो काम करे या ना करे दोनों सूरतों में उसको फिक्स सैलरी देनी तो है, तो अगर पुर्जा ना आने की वजह से वो हफ्ता बैठा रहा फारग, पूरा महीना फारग बैठा रहा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने सैलरी तो उसको पहले भी देनी थी। नहीं, पहले जो सैलरी देनी थी वो प्रोडक्शन की सूरत में रिकवर होने थे, वो प्रोडक्शन जो हम कहते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट होना था। अब तो हमने उसको फारग बैठा के सैलरी दी है, तो सैलरी क्या हम क्लेम कर सकते हैं उससे? आपकी वजह से बंदे को फारग बिठाया, आपकी वजह से मशीन को फारग बिठाया, यह भी क्लेम कर। प्रॉफिट, आपकी वजह से मशीन नहीं चली तो उसमें से जो प्रोडक्शन आनी थी हमें उसके ऊपर प्रॉफिट होना था, कितना, तो जितना भी वो कैलकुलेट करके बता देगा। हो सकता है कि नहीं, क्वेश्चन ये है। कितने स्टूडेंट्स का, अच्छा ये इसमें हम सारे एग्री करते हैं कि डेप्रिसिएशन होगी क्लेम, फिक्स सैलरी होगी क्लेम। कितनों का ख्याल है कि जो प्रॉफिट है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, पुर्जा ना आने की वजह से मशीन नहीं चली, ये भी क्लेम होगा? और कितनों का ख्याल है नहीं होगा? अच्छा आप बताइए क्यों नहीं होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बताया भाई, ये बात करनी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे क्यों? क्योंकि वो सप्लाई इस ऐसी चीज की कर रहे हैं जो खराब होने की सूरत में मंगवाई जाती है। फिर तीनों कर, आपका क्या ख्याल है? लॉस ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं? आपने बताया नहीं, आपने कहा था नहीं कर सकते, आपने कहा लॉस ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है नहीं कर सकते लॉस ऑफ प्रॉफिट? सबका ख्याल है कर सकते हैं। अच्छा क्यों कर सकते हैं आप बताइए? डायरेक्टली रिलेट हो रहा है। जी अच्छा, वो कह रहे हैं सर प्रॉफिट भी ले रहे हैं और एक्सपेंसिव भी ले रहे हैं, तो डुप्लीकेशन हो रही है। हम सेल प्राइस नहीं ले रहे, हम प्रॉफिट ले रहे हैं। प्रॉफिट जैसे फर्स्ट कीजिए एक प्रोडक्ट बनती है 10 रुपए की बिकती है, उसके ऊपर 5 रुपए डेप्रिसिएशन, 5 रुपए का पहला एक्सपेंस है, 3 रुपए का दूसरा, और फिर उसके बाद जो डिफरेंस 8 होकर 2 रुपए प्रॉफिट है। हम उससे 10 रुपए क्लेम नहीं कर रहे, हम उससे सारे अलग एक्सपेंस अलग क्लेम कर रहे हैं और प्रॉफिट क्लेम कर रहे हैं, तो ये डुप्लीकेशन नहीं होगी। जी डेप्रिशिएट होगा तो प्रॉफिट। अच्छा एक आपने आर्गुमेंट, अच्छा कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट, चूंकि एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हैं इसलिए लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम नहीं होना चाहिए? अच्छा आप और आपका दोनों का आर्गुमेंट सेम है। आपने क्लास के बाद जरा मुझे डिस्कस करना है, मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है? 2 स्टूडेंट। अब मैं आपको बताता हूं आई कैप ने क्या किया और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये लॉस ऑफ प्रॉफिट भी क्लेम होना चाहिए, इसलिए कि इससे पहले भी एक तो इसकी नेचर, चले नेचर फिर भी हमें क्लियर नहीं है, लेकिन इससे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं जिनमें अगर कोई पुर्जा फैक्ट्री में सप्लाई नहीं होता तो उसमें सोल्यूशन में उसने मैं बताया था फैक्ट्री अगर आपकी बंद हो गई तो आप उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो क्लेम कर सकते हैं। आपको याद है हमने ये केस किया था कि जिसमें उसने कहा था कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट के साथ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताया था उसने,
और पुर्जा सप्लाई नहीं किया, ऑर्डर पूरा नहीं हो सके, तो हमने सोल्यूशन में क्या बताया था, क्या गवर्नमेंट को जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर ने वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? नहीं क्यों नहीं, लेकिन फिर क्या कहा था, क्या क्लेम कर सकते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बेस के ऊपर मेरा ओपिनियन यही है कि तीनों चीजें क्लेम होनी, लेकिन ICAP ने सोल्यूशन में लिखा है पहली होगी, दूसरी होगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम नहीं होगा। ठीक है, क्लेम नहीं होगा। हाँ, अब पता नहीं उसका क्या लॉजिक है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट के जहन में ये लॉजिक आए तो मुझे जरूर बताएं। जैसे ये दो स्टूडेंट हैं, इन्होंने की लॉजिक, मैं इनके साथ पूछता हूं, अगर कोई समझ आई मुझे बात तो ठीक है, नहीं आप भी डिस्कस कर लीजिएगा बाद में। ठीक, अब हम देखते हैं उसने इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया, क्योंकि हो सकता है उसने हमारी जिंदगी आसान कर दे। क्या तीनों की ऑप्शन ही ना हो सकता है तीनों की ऑप्शन ही ना हो, या हो सकता है कि वो क्लियर कर दे। ए, मिस्टर ए कैन ओनली क्लेम डेप्रिसिएशन मशीन, ये तो टोटली आउट होगी ना, क्योंकि हमें पता है डेप्रिसिएशन और सैलरी ये तो मिलते जुलते हैं ना, वो भी फिक्स वो भी फिक्स, फर्क सिर्फ यह है वो फिक्स है लेबर की और वो फिक्स है मशीनरी की। या अगर आपकी काउंटिंग की लैंग्वेज में बात करें तो लेबर है कैश एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन है नॉन कैश एक्सपेंस, लेकिन है तो दोनों फिक्स्ड और दोनों हमें खर्चे करने पड़े हैं सप्लाई ना होने की वजह से। ए ऑप्शन रूल आउट हो गई। बी, मिस्टर ए कैन ओनली क्लेम फिक्स्ड एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, सिर्फ सैलरी कर सकता है, ये भी रूल आउट हो गई। सी, मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम एनी अमाउंट, तो वो हमारा मसला जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब मिस्टर ए कैन क्लेम डेप्रिसिएशन मशीन एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, दोनों क्लेम कर सकता है। तो उसका मतलब है इसके ऊपर तो हम सारे एग्री करते हैं ना कि दोनों क्लेम हो सकते हैं। तीसरा क्लेम हो सकता है कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इसके और वो ऑप्शन में कहीं इन्वॉल्व ही नहीं होता, तो सारे स्टूडेंट्स डी पे ही पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी मैं डिस्कशन करने के लिए, कंसेप्ट क्लैरिटी पर्पस के लिए थर्ड ऑप्शन को डिस्कस किया, वरना मैं बिल्कुल भी चलते चलते इग्नोर करके ये क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता था। लेकिन चूंकि हमारा पर्पस एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं होता, कंसेप्ट बिल्डिंग होता है, मे भी वो एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बना के हमसे पूछ ले, तो हमें क्लियर होना चाहिए। आपने एग्जाम में, मेरा ख्याल है लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी क्लेम करें तो बेहतर है अगर केस स्टडी। आगे चलें। 22, Mr. A agrees to sell 200 bags of sugar to Mr. B on 11th November at ₹500 per bag. Mr. B is to make payment on the delivery of sugar bags. Before the due date, the price of sugar has increased to ₹600 per bag. Mr. A refused to supply sugar to Mr. B. There is breach of contract. Breach of contract है ना, Mr. B क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। अब इसमें कौन सा मार्केट प्राइस वाला रूल लगेगा? बिल्कुल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट प्राइस उसने दे दिया, तो ये तो सीधा मार्केट प्राइस, तो बड़ा आसान रूल होता है। डिफरेंस ले 100 रुपीज पर, टोटल कितने बैग थे? 2 मल्टीप्लाई करते जितने बैग्स थे। क्या कह रहा है? नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी अमाउंट, नहीं इंटाइटलमेंट है, इंटाइटल्ड टू क्लेम ₹600 पर बैग, 100 पर बैग, नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम ₹100 पर बैग, नहीं 100 सी करेक्ट। ऊपर कीजिएगा। 23, Mr. A entered into an agreement for constructing house for Mr. B and to give complete possession on 1st January. Mr. B makes an agreement with Mr. C for renting out that house to him from 2nd January. This fact is in the knowledge of Mr. A. This fact is in the knowledge of Mr. A. Communicate. The house was badly constructed and collapsed before 1st January. Mr. B is entitled to get compensation for. पहली चीज, हाउस को रीबिल्ड करने पे जो कॉस्ट आएगी क्लेम कर सकते हैं। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बैडली परफॉर्म का रूल होता है, सही परफॉर्म करने पे जितने पैसे वो रिकवर करवाने उससे। दूसरा, क्या जो रेंट लॉस हुआ, जो मिस्टर सी के साथ एग्रीमेंट है उसमें नुकसान हुआ, क्या रेंट लॉस, वो क्लेम कर सकता है? अच्छा, तो रेंट लॉस, और अगर मिस्टर सी कहे कि जी मुझे नुकसान हुआ और मिस्टर सी को कंपनसेशन भी पे की गई हो, वो भी क्लेम करेगा। यानी मिस्टर सी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उस पर अगर सिर्फ एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट था वो नहीं हुआ, वो भी क्लेम करना है। और अगर हाथ से पैसे दिए मिस्टर सी को, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, वो भी क्लेम होंगे। क्या कह रहा है? पहला, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द हाउस क्लेम होगा, लॉस ऑफ रेंट होगा, कंपनसेशन व्हिच मिस्टर बी वाज टू पे टू मिस्टर फॉर नॉट रेंटिंग आउट द हाउस, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन। 24, damages which naturally arose in the usual course of things from breach of contract are called ordinary damages, और जो not natural and direct consequences of breach of contract स्पेशल होते हैं। तो हम ये 24 की ये ऑप्शन ऑर्डिनरी। 25, such damages which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach are called special। ये 25 बहरहाल उसने कुछ क्लियर, इसको मजीद क्लियर इंप्रूव किया जा सकता था क्योंकि इसने कंप्लीट डेफिनेशन का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम पहुंच गए कि स्पेशल डैमेजेस की बात करें। 26, इसमें बताया था ना एक एमसीक्यू में मसला है ये, नहीं वो उस पे था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एरर होते हैं दो तरह के, एक होते हैं फैक्चुअल एरर, एक होता है जजमेंटल एरर।
जजमेंटल का मतलब आप किसी और तरीके से सोच रहे हैं, मैं किसी और तरीके से सोच रहा हूं। जैसे वो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम होना चाहिए कि नहीं, आपके ख्याल में होना चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं, या मेरे ख्याल में, ये जजमेंटल है। कुछ चीजें कंफर्म गलत होती हैं, ठीक है, फैक्चुअल एरर उन्हें कहते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से तो ये फैक्चुअल एरर है, आप खुद भी कंक्लूड कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस कैन बी रिकवर्ड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बताना है कौन से लॉस रिकवर करवा सकते हैं। लॉसेस अराइजिंग नेचुरली फ्रॉम द ब्रीच, नहीं सॉरी, ये नहीं है, वो 29 था, इसके बाद है आखिरी क्वेश्चन था, 29 था, ये मुझे ठीक लगा। हाँ, क्योंकि मैं लगाया, वो मेमोरी बिल्डिंग होती है ना, मुझे एकदम से याद है 19 में मसला था, 29 में मसला था, मैंने ये याद किया हुआ है। 19 वाला क्रॉस करवा दिया था आपको, 29 वाले में मसला भी बताना है, तो मैंने कहा वो तो 19 था, 26 नहीं था। आगे चलो। अच्छा, कौन सा क्लेम कर सकते हैं, कौन सा? लॉसेज अराइजिंग नेचुरली फ्रॉम द ब्रीच, लॉसेज इन कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज आफ्टर दे हैड एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद कोई किस्म की अंडरस्टैंडिंग की वजह से क्लेम नहीं होते। रिमोट लॉसेज नहीं, इनडायरेक्ट लॉसेज नहीं। कौन से लॉसेज कवर पाए? ए है ना करेक्ट ऑप्शन। हाँ आगे चले। हाँ और भी है क्वेश्चन। द रूल फॉर डैमेजेस इन क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट आर सेम एज दोस एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है कि वॉइडेबल? वैलिड होता है, तो उसके रूल्स भी बाकी आम तक, उसमें सिर्फ एक फर्क होता है कि पार्टीज ने नहीं बल्कि लॉ क्रिएट करता है। 28 द अमाउंट ऑफ डैमेजेस फिक्स्ड बाय पार्टीज एट टाइम ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी इफ, कब वो पेनल्टी नहीं होंगे? अगर जेन्युइन एस्टिमेट हो, अगर वो एग्जैजरेटेड फिगर ना हो, बढ़ा चढ़ा के फिगर ना बनाई गई हो, अगर रीजनेबल एस्टिमेट है तो वो पेनल्टी नहीं है। प्रोपोर्शनेट कह ले, रीजनेबल कह ले, फेयर एस्टिमेट कह ले, वो फिर पेनल्टी नहीं है। उसके लिए एक अलग लफ्ज बोला जाता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो पेनल्टी नहीं है उसका भी तो कोई नाम होता होगा ना, लिक्विडेटेड डैमेजेस, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब कह रहा है कब जो अमाउंट फिक्स की गई है वो पेनल्टी नहीं होगी। It is extravagant and unreasonable in amount as compared to maximum possible loss that may rise. नहीं, अगर extravagant बहुत ज्यादा हो तो वो पेनल्टी है। B, the higher interest rate has been stipulated in case of default. 12% डिफॉल्ट किया तो 75% होगा, तो पेनल्टी होती है, वो पेनल्टी होती है। और हमसे क्या पूछा, क्या केस पेनल्टी नहीं है? ये भी पेनल्टी है, इसको छोड़ दें। C, the breach consists of not paying a sum of money and amount fixed is double the amount of that sum of money. 1 लाख रुपया लोन दिया और 2 लाख का एग्रीमेंट किया कि हर इंस्टॉलमेंट 40,000 की दोगे, ये भी हमने कहा था वैलिड नहीं है, पेनल्टी है। डी, द अमाउंट इज जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल, ये पेनल्टी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट अगर डैमेजेस की फिक्स कर दी गई, आप ये नहीं कह सकते कि टोटली नॉट एप्लीकेबल, नॉट रेलिवेंट है, नहीं, वो एक मैक्सिमम लिमिट होती है, रीजनेबल क्लेम कर सकते हैं अप टू दैट लिमिट। 29 इन केस ऑफ ब्रीच full amount is to be paid as stipulated in the contract if कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट स्पेसिफाई की गई है वो सारी की सारी फुल अमाउंट पे करनी है ब्रीच के वक्त। क्या ऐसा पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? जब एक्चुअल लॉस या रीजनेबल लॉस ही अमाउंट तक का हो या उससे ज्यादा हो। ए, द अमाउंट रिलेट्स टू बॉन्ड गिवन बाय वन पाकिस्तानी सिटीजन टू अनदर, ये कौन सी चीज है? तो हमने कोई इस तरह की चीज नहीं पढ़ी। सी, द अमाउंट रिलेट्स टू रिकॉग्निजेंस, इसका क्या मतलब है? पता नहीं, ये भी नहीं पढ़ा हमने। सी, द अमाउंट इज बाय वे ऑफ पेनल्टी, अगर बाय वे ऑफ पेनल्टी है तो फिर तो रिकवर नहीं होगी ना। डी, द अमाउंट इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी, डी ऑप्शन। तो गलती क्या हुई भला? बी लिखे, पता नहीं क्या चाहिए, हालांकि हमें क्लियरली पता है कि डी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें सोल्यूशन में आप चेंज करके बी की बजाय करेक्ट ऑप्शन क्या कर दें? डी। बी ऑप्शन का ये भी तो मतलब हो सकता है कि जो एक्चुअल है उसके बराबर ही लॉस, ये कहां से मतलब निकल रहा है? मुझे नहीं, अब आप बाद में बता दीजिएगा मुझे, ये बात समझ आ भाई, समझ आई ना बाकी सबको? चलिए ठीक है, आगे तो नंबर ठीक है जी। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कल हम असेसमेंट टेस्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फ्रेश जो हमारा फ्रेश चैप्टर होगा, चैप्टर 9 वो स्टार्ट करेंगे एजेंसी का।